जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। पढ़ते रहिए, हमारा यही कर्म है और यही हमारा धर्म है। तो चलिए दोस्त, चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा मैथ का सेशन है और मैथ के इस सेशन में दोस्त हम शुरू कर चुके हैं लाइन एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण, उनके बारे में क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, विभिन्न चीज़ें, विभिन्न शब्दावलियाँ हमने आपको बता कर रखा है और समझा कर रखा है। और हम पिछले सेशन में जहाँ पर समाप्त किए थे वहाँ पर हम आपको कोण के प्रकार के बारे में बता रहे थे। तो चलिए दोस्त, चलते हैं एक बार फिर से अपने कोणों के प्रकार की तरफ। उससे पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्त, आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं। हमने आपको रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है, नॉन कोलिनियर या कोलिनियर, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हमने आपको अच्छे पूर्वक समझा भी दिया था और बता भी दिया था। उसी प्रकार हम कोण क्या होता है, भुजा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर, उभयनिष्ठ भुजा क्या होता है, उभयनिष्ठ शीर्ष क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हमने समझ लिया था बहुत आसानी और अच्छे पूर्वक। अगर आप नहीं पिछले वाला वीडियो देखे हैं दोस्त, तो सर्वप्रथम वहाँ पर पिछला सेशन आप अटेंड करें, उसे देखें, तत्पश्चात आगे की वीडियो देखें। चलिए, यहाँ पर दोस्त हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे पिछले सेशन में? टाइप ऑफ एंगल पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, सम कोण यानी कि जो 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, वैसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये भी हमने आपको बता दिया था। अधिक कोण उसे कहेंगे जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। यानी कि 105 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, 179 हो जाएगा, लेकिन 180 नहीं, 180 से कम होना चाहिए। उसी प्रकार आया था दोस्त रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण, यानी जो एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, जो एग्जैक्ट क्या हो दोस्त? 180 डिग्री हो, यानी कि एक सरल रेखा आप खींच दे रहे हैं तो उस सरल रेखा पर 180 डिग्री का निर्माण होता है, यानी स्ट्रेट एंगल। जैसा एग्जैक्ट समकोण होता है यानी राइट एंगल ट्रायंगल, उसी प्रकार एक स्ट्रेट एंगल होता है जिसे हम रिजु कोण कहते हैं, जो 180 होता है। उसी प्रकार आप रिफ्लेक्स एंगल देख सकते हैं जो 180 से ज़्यादा हो परंतु 360 से कम हो, यानी कि 190 हो सकता है, 359 हो सकता है, लेकिन 360 से क्या कम रहेगा, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। वैसे भी ये दोस्त, ये आपके जो त्रैमासिक परीक्षा हुआ था, आई थिंक ये क्वेश्चन आप में 1 नंबर में पूछा था कि रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण कौन सा है। ये 1 नंबर में आ सकते हैं दोस्त आपके। न्यून कोण क्या होते हैं, अधिक कोण, रिजु कोण क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें आ सकती हैं। चलिए दोस्त, यहाँ पर ये हमारा टाइप ऑफ एंगल समाप्त होता है और एक दूसरे एंगल से, दूसरे दृष्टि से कोणों को देखा जाता है। आइए उन कोणों को क्या कहते हैं या वो शब्दावलियाँ क्या हैं उनके बारे में समझते हैं। देखिएगा दोस्त, आप देख सकते हैं एक और आपके सामने स्लाइड में दिख रहा है कि अनदर टाइप ऑफ एंगल्स, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और एडजेसेंट एंगल। ये 3 एंगल हम आपको समझाने वाले हैं, समझेंगे। पहला क्या है दोस्त? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यानी संपूरक, और दूसरा क्या है? पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। समझिएगा दोस्त, आइए समझते हैं। देखिएगा, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब, ध्यान से, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 आ जाए। कितना आ जाए दोस्त? यानी कि 2 कोण है, θ1 प्लस θ2, अगर इनका योग 180 डिग्री आ जाए तो उसे हम सप्लीमेंट्री कहेंगे। उसी प्रकार जब
कभी भी दो एंगलों का योग यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए दोस्त, तो उससे हम पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। परंतु सबसे दिक्कत ये होता है कि याद नहीं रहता है कि पूरक कोण 90 डिग्री होगा या समपूरक कोण 90 डिग्री होगा या समपूरक 180 होगा या 90 डिग्री। ये कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, परंतु इसे हम याद करने का एक तरीका बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप जब वर्णमाला पढ़े होंगे दोस्त, तो उसमें आप देखे होंगे पहले प आता है। क्या आता है दोस्त? पहले प आता है, यानी कि प से हो जाएगा आपका पूरक। क्या हो जाएगा दोस्त? पूरक। और जाहिर सी बात है दोस्त कि 90 डिग्री और 180 डिग्री में से सबसे पहले क्या आता है? 90 डिग्री, यानी कि पूरक आप इससे याद रख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और स जो आता है, आपके जो भी वर्णमाला पढ़े हैं उसमें स जो होता है प के बाद ही आता है, तो यानी स जो होता है लास्ट आता है, और लास्ट यानी बड़ा। अब बड़ा क्या है इसमें? 190 में, 180 में, तो 180। तो इस प्रकार आप याद इस प्रकार रख सकते हैं दोस्त कि स संपूरक, यानी कि स बड़ा है प से, यानी 180 डिग्री बड़ा है 90 डिग्री से, तो 180 डिग्री होगा। और पूरक कोण छोटा है, यानी किससे छोटा है? स से प छोटा है, तो इस वजह से 180 से 90 छोटा, यानी पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होते रहता है कि संपूरक कितना होता है, पूरक कितना होता है। अब आइए चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक होता है आसन कोण। आइए समझते हैं आसन कोण क्या होता है, समझेंगे दोस्त। एक होता है आसन कोण। क्या है दोस्त? आसन कोण। अब इसमें समझेंगे दोस्त, आसन कोण किसे कहेंगे या एडजेसेंट एंगल। जब कभी भी आपको दोस्त किसी भी एंगल में एक उभयनिष्ठ भुजा नजर आ जाए और एक उभयनिष्ठ बिंदु, ये उभयनिष्ठ भुजा और ये उभयनिष्ठ बिंदु और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? आसन कोण। क्या हो जाएंगे दोस्त? आसन कोण। मतलब अगर हमें आसन कोण प्राप्त करना है तो, या फिर देखना है तो, सबसे पहले दो चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए। कितना? एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक उभयनिष्ठ शीर्ष या बिंदु, शीर्ष या बिंदु। अगर उस एंगल को, जो भी एंगल θ1 और θ2 है, अगर इस एंगल को बनाने में दोस्त एक उभयनिष्ठ भुजा का प्रयोग हुआ है और एक उभयनिष्ठ शीर्ष का प्रयोग हुआ है, तो उसे हम जो कोण हैं दो, θ1 और θ2, उससे हम आसन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? उसे हम आसन कोण कहेंगे। चलिए, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया और एडजेसेंट यानी आसन कोण हो गया। आइए चलते हैं और देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है। चलिए दोस्त, आइए एक और दो टाइप के एंगल होते हैं, देखते हैं क्या है। देख सकते हैं दोस्त, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म कोण। क्या होते हैं दोस्त? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म कोण। और दूसरा क्या है दोस्त? दूसरा है आपका शीर्षाभिमुख कोण। क्या है दोस्त? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। आइए समझते हैं दोस्त, ये शीर्षाभिमुख कोण क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है, आइए देखते हैं। चलिए देखिएगा दोस्त, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण वैसे कोण दोस्त, ध्यान से समझिएगा, ये आपका इस प्रकार एक सरल रेखा है, यह एक सरल रेखा है, और जब कभी भी एक इस पर एक रेखा दूसरी खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, समझेंगे ध्यान से, रैखिक युग्म कोण वहां पर निर्माण होगा दोस्त जब एक तल में एक क्षैतिज अवस्था में एक रेखा आपको दी हुई है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा उस पर ड्रा किया गया है, खींचा गया है। तो उसके पश्चात जो भी एंगल बन रहे हैं दोस्त, पेयर में बनेंगे, एक दो, पेयर का मतलब एक साथ दो होंगे, उससे हम पेयर कह देंगे। तो ये देखिए युग्म है, ये युग्म है, यानी θ1 और θ2 ये आपस में क्या हो जाएंगे? रैखिक युग्म। रैखिक क्यों बोल रहे हैं? युग्म तो है क्योंकि दोनों एक साथ है, थीटा और θ2।
लेकिन रैखिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक सरल रेखा पर निर्माण हुआ है। किस पर निर्माण हुआ है दोस्त? सरल रेखा पर। और एक रैखिक युग्म कोण का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्त? 180 डिग्री। जैसा कि आपने स्ट्रेट एंगल रिजियू कोण पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि रिजियू कोण का निर्माण एक सरल रेखा पर होता है, यानी एक सरल रेखा रहेगी तो उस पर रिजियू कोण का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्त अगर यह सरल रेखा है तो θ1 और θ2 मिलकर एक रिजियू कोण का निर्माण करेंगे, परंतु इसका निर्माण करने के लिए एक ऊर्ध्वाधर लाइन इसको ड्रा करना पड़ेगा। और ये जो θ1 और θ2 जो दो एंगल बन रहे हैं ये आपस में रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्त? रैखिक युग्म कोण। रैखिक क्यों? क्योंकि ये रैखिक यानी सरल रेखा पर इनका निर्माण हुआ है। युग्म कोण क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए इनको युग्म बोला गया है। और ये कोण है, इस वजह से इनको कोण बोला गया है। तो रैखिक, सरल, युग्म और कोण। अब आइए चलिए चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखिएगा दोस्त, जब कभी भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, समझेंगे ध्यान से दोस्त, जब कभी भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे चार कोणों का निर्माण होता है। कितने कोणों का? चार कोणों का। तो हम मान लेते हैं ये एक रेखा है और ये एक रेखा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद की, तो ये आपका θ1, ये आपका θ2। थीटा इसलिए लिख रहे हैं दोस्त कि थीटा जो है ग्रीक में कोण को निर्देशित करता है। ग्रीक एक भाषा है दोस्त, लैटिन भाषा है, जहाँ पर कोणों को थीटा के रूप में लिखा जाता है। इस वजह से हम थीटा यूज कर लेते हैं। ये θ1, θ2 और ये आपका θ3 और ये θ4। कितने हो गए दोस्त? जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनसे चार कोणों का निर्माण हो रहा है, 1 2 3 4। लेकिन शीर्षाभिमुख कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण यानी कि θ1 = θ3 और θ2 = θ4, यही है रैखिक युग्म कोण। मतलब समझेंगे दोस्त, जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके जो आमने सामने का इन फ्रंट वाला एंगल होगा, जो भी आमने सामने का एंगल होगा दोस्त, वो आपस में बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। उससे हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। देखिए दोस्त, एक दूसरे को कट की, इनसे चार एंगल बना। θ1 के इन फ्रंट कौन है? θ3। θ4 के इन फ्रंट कौन है? θ2। यानी कि एक के सामने 3 है, 4 के सामने 2 है, यानी कि 1 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे और 2 और 4 क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार हमने क्या समझा दोस्त? रैखिक युग्म कोण, शीर्षाभिमुख कोण। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमने जितने भी आपको कोणों से संबंधित शब्दावलियाँ पढ़नी थी दोस्त, वो हमने आपको लगभग सभी चीज़ें बता दिया है। अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग आप अपने आगे जो भी आएंगे, थ्योरम आएंगे, अपग्रहित आएंगे, यानी प्रमेय आएंगे, अपग्रहित आएंगे, उन सभी चीज़ों को, इन सभी शब्दों को प्रयोग कर कर वहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्त, ये हमारा 6.1 और 6.2 खत्म हो चुका है। 6.1 में भूमिका देखा और 6.2 में अब कोण के बारे में देखा। अब हम समझने वाले हैं 6.3 पॉइंट। आप देखेंगे दोस्त, आप अपने किताब में तो 6.3 है प्रतिच्छेद रेखा और अप्रतिच्छेद रेखा के बारे में। प्रतिच्छेद रेखा और अप्रतिच्छेद रेखा के बारे में इसमें कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। सिंपल वैसी लाइनें जो एक दूसरे को कट कर ही नहीं रही हैं तो जाहिर सी बात है अप्रतिच्छेद कहलाएंगे, और वैसी लाइनें जो एक दूसरे को कट कर रही हैं या एक दूसरे को मिल रही हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेद। या ये देखिएगा, अगर यह ए और बी और सी और डी दो लाइन है तो क्या यह आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं? नहीं। एक दूसरे को कट कर रही हैं? नहीं। तो क्या यह अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी? बिल्कुल। यह क्या कहलाएंगी? अप्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी कि एक कंसेप्ट यहां से एक और निकल सकता है दोस्त कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, जबकि एक अप्रतिच्छेदी रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। समझिएगा, अगर यह एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही हैं तो इसको हम अप्रतिच्छेदी रेखा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोस्त? अप्रतिच्छेदी रेखा। तो जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही हैं तो क्या इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु निकल कर आएगा सामने? नहीं।
उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु ये होता है कि जो ये आपका CD है इसमें से कोई एक पॉइंट और जो ये आपका AB है इसमें से एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। अब आइए एक और प्रतिच्छेदी रेखा बनाते हैं, समझिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा, अब देखिए यही A है और यही CD है, ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, ये C है और D है। अब देखिए ये यहाँ पर कट किए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए, एक दूसरे को कट किए, तो यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है O, देखिए O बिंदु है दोस्त, ये O बिंदु जो है, O बिंदु जो है यह उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? उभयनिष्ठ बिंदु। AB का और CD का क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु। यानी कि जब कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं दोस्त, तो कोई ना कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ निकलकर सामने आएगा ही, और अप्रतिच्छेदी रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। यानी कि अगर एक नंबर में कहीं भी आपको दे देता है क्या अप्रतिच्छेदी रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु निर्माण हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो सकते हैं। वहीं प्रतिच्छेदी रेखा में बोल देगा क्या उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त किए जा सकते हैं, पहला ऑप्शन दे देगा हाँ, दूसरा दे देगा नहीं, तीसरा दे देगा ऊपर में इसमें दोनों, चौथा देगा ऊपर में इसमें कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है एक प्रतिच्छेदी रेखाओं में हम उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका 6.3 समाप्त। अब आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त, इसे ध्यान से समझेंगे। चलिए देखिएगा, आपका 6.4 है दोस्त, कोण के युग्म। क्या है दोस्त? कोण के युग्म। इस टॉपिक में कोणों के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। जो भी आपने पीछे अभी देखा है, एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण, शीर्षाभिमुख कोण, जो भी आपने एंगल अभी तक ले देखा दोस्त, आपने पढ़ा उनके बारे में, उन शब्दावलियों को पढ़ा, उन सभी शब्दावलियों का अब धीरे धीरे आपको प्रयोग करना है, समझना है। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। 6.4 कोण के युग्म। अब इसमें अभिगृहित 6.1 है दोस्त। क्या है अभिगृहित 6.1? समझेंगे अभिगृहित क्या है। अभिगृहित आपको ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा कथन है कि उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, स्वीकार कर लेना है, उस पर अंगुली नहीं खड़ा करना है कि हुआ तो क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही इनको स्वीकार कर लिया गया है। इनको साबित मत कीजिए आप। साबित करने के लिए अभिगृहित का प्रयोग कर कर हम कोई प्रमेय को साबित करते हैं। जो प्रमेय होते हैं उनको हम साबित करते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। परंतु जो अभिगृहित आपको दे दिया जाता है किताब में पढ़ने के लिए दोस्त, वो पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ बस है तो है। जैसा कि आपने 5वां लेसन यानी यूक्लिड की ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा। क्या उसमें से एक कथन क्या था दोस्त? एक कथन यह था कि जब कभी भी एक पूर्ण वस्तु है, अगर उसका हम आधा करते हैं या फिर कोई भाग उसका कट करते हैं, अलग करते हैं, तो वो अपने पूर्ण वस्तु जो होगा वो उस भाग से हमेशा बड़ा होगा। तो ये आप भी जानते हैं। क्या इसको स्वीकार कर लिया गया है, इसको साबित नहीं किया गया है, स्वीकार कर लिया गया। उसी प्रकार बहुत सारे आपको अभी अभिगृहित आने वाला है। यानी कि जब कभी भी अभिगृहित आएगा दोस्त, तो सिंपल दिमाग में ये रखिएगा वह एक फैक्ट है, उसको याद रखना है आपको। बस होता है तो होता है। और प्रमेय जब आप आएंगे पढ़ने के लिए प्रमेय के टाइम में, तो वहां पर आप यह समझेंगे कि हम कौन सा अभिगृहित का प्रयोग करें। जो भी आपने अभिगृहित अब अभी जो पढ़ रहे हैं, अब इसके आगे प्रमेय आएगा, तो उस प्रमेय में उस जो भी चीज रहेगा जिसको सिद्ध करना रहेगा, तो उसको सिद्ध करने के लिए हम कौन सा अभिगृहित का प्रयोग करें, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं अभिगृहित 6.1 का। अभिगृहित 6.1 में क्या दिया है दोस्त? एक बार देखिएगा। दिया है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा। आइए समझते हैं। इसके कहने का मतलब ये है दोस्त, अभिगृहित 6.1 ये कहना चाहता है ये दोस्त कि अगर एक सरल रेखा है, जैसे ये मान लीजिए ये एक सरल रेखा है, हमने ड्रॉ किया,
अगर इस पर कोई भी एक दूसरी ऊर्ध्वाधर लाइन, खड़ी लाइन इस पर खींची जा रही है तो इससे जो कोण बन रहे हैं दोस्त, ये आसन कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आसन कोण, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताकर रखा है। और इनका जो सम होगा 180 होगा। क्या होगा दोस्त? 180 होगा। ये अवगृहित है, ध्यान में रखिएगा, ये अवगृहित है। आप इसे प्रूफ मत करने जाइएगा। ये क्या है? अवगृहित है। यानी कि जब कोई भी एक सरल रेखा हो, अगर उस पर एक लाइन खींचा गया है तो जो एंगल बन रहे हो वो आप उसमें आसन कोण कहलाएंगे, और वहीं पर उन दोनों एंगलों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये अवगृहित है। इसका उपयोग कर कर हम किसी और तथ्य को, प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे, परंतु इसे हम सिद्ध नहीं करने जाएंगे क्योंकि इसे स्वीकार कर लिया गया है कि 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार 6.2 देखिए दोस्त, 6.2 में क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे, एक बार स्लाइड पर देखेंगे। कह रहा है कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनती हैं। अब समझेंगे दोस्त, समझेंगे। बोल रहा है कि अगर एक उभयनिष्ठ कोई कोण है, सॉरी, एक उभयनिष्ठ भुजा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। इसका अवगृहित 6.2, अवगृहित 6.2 यह कहना चाहता है दोस्त कि अगर आप एक सरल रेखा खींचे हैं और उसका आसन कोण का निर्माण हो रहा है, आसन कोण का निर्माण कैसे होगा? जब आप उस पर कोई एक खड़ी रेखा खींचेंगे तब। तो यानी कि हमने एक रेखा खींच दिया क्षैतिज और उस पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिया है, और उससे जो कोणों का निर्माण हो रहे हैं वो आसन कोण हैं, और उन आसन कोणों को जोड़ने के पश्चात 180 डिग्री आ रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्त, उन कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री का निर्माण हो रहा है, तो एक भुजा उसको दिखाई देगा उभयनिष्ठ भुजा। क्या दिखाई देगा दोस्त? एक उभयनिष्ठ भुजा दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों आसन कोण है, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए? उभयनिष्ठ का मतलब कि इस एंगल को बनाने के लिए इसी रेखा का प्रयोग हुआ है और इस एंगल को भी बनाने के लिए इसी रेखा का प्रयोग हुआ। देखिएगा, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे फिर से। यदि दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्त कि जो आपने ये दो अभिगृहित पढ़ा, इनको हम रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? रैखिक युग्म अभिगृहित। यानी कि कभी भी आप अगर भविष्य में, मतलब आगे जो भी आप प्रश्न करने वाले हैं, जो भी आप प्रमेय सिद्ध करने वाले हैं, अगर वहां पर कभी भी आपको एक रेखा में, अगर एक रेखा में 180 डिग्री नजर आ रहा है तो उसको लिखेंगे अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। किसके अनुसार दोस्त? अभिगृहित के अनुसार। समझेगा थोड़ा, हम आपको बताना ये चाहते हैं दोस्त कि अगर आपको कोई भी प्रश्न आ जाए, इस प्रकार आ जाए कोई भी प्रश्न, ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, अगर हमने आपको, आप देख रहे हैं कि हाँ हमको इसका ज़रूरत है, प्रश्न में हमको इस एंगल का पूरा ज़रूरत है, तो हम लिख देंगे कि ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो हम लिख देंगे ए ओ बी 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित के अनुसार। रैखिक युग्म तो आप पढ़े ही हैं, समझ रहे हैं, रैखिक, ये रैखिक युग्म दोनों कोणों, और अभिगृहित, अभिगृहित लगाने का मतलब कि वो फिक्स है भाई, 180 ही होगा, उसे सिद्ध करने मत जाओ, वो फिक्स से हम मान लिए हैं, शुरू से ही मान लिए हैं। यानी कि जब कभी भी आपको अगर इस एंगल का जरूरत पड़ेगा या फिर कभी इस एंगल का जरूरत पड़ेगा, तो एक देखिएगा, एक रेखा है और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180। किस कारण होगा? रैखिक युग्म अभिगृहित के कारण। बस यही लिखना है। चलिए आइए चलते हैं, और एक प्रमेय है, जैसा कि आपने अभिगृहित, दो अभिगृहित पढ़ा, अब एक प्रमेय पढ़ लेते हैं। चलिए आइए एक प्रमेय पढ़ा समझ लेते हैं दोस्त, और यहाँ पर प्रमेय पढ़ने के पश्चात सेशन को समाप्त करते हैं। आइए चलिए देखिए, आई थिंक हम समझ पा रहे हैं दोस्त कि आप अब अभिगृहित और प्रमेय में अंतर करना समझ रहे हैं। अभिगृहित सिंपल मतलब कि जो चीज़ पहले से स्वीकार कर लिया गया है,
उससे हम सिद्ध नहीं करने जाएंगे, वो फैक्ट को हम मान लेंगे, हो रहा है बस हो रहा है। परंतु प्रमेय वह चीज़ें होती हैं जो एक कथन दे देगा, उस कथन में कुछ चीज़ें दे देगा कि हाँ ये चीज़ हम आपको दे दिए हैं, ये चीज़ हमको सिद्ध कर दिखाइए, और उन चीज़ों को सिद्ध करने में आपका प्रयोग होगा अभिगृहितों का। किसका प्रयोग होगा? अभिगृहितों का। तो आइए समझते हैं 6.1 प्रमेय, समझिएगा। कह रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब समझिएगा दोस्त, हमने आपको शीर्षाभिमुख कोण बता चुके हैं क्या है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी इस प्रमेय को देखते हैं। बोल रहा है दोस्त, क्या बोल रहा है? अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? बराबर होते हैं। हमने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, कौन से होंगे ये चीज़ हमने बताया था, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया था कि कैसे बराबर होते हैं। तो अब इसी प्रमेय में दोस्त आप यह सीखने वाले हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो कैसे होते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम एक ड्राइंग बना लेते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार। ए, इसका नामकरण ओ दे देते हैं, ये बी और ये सी और डी। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। आइए चलिए समझते हैं हमें क्या सिद्ध करना है दोस्त। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखिएगा। हमें सिद्ध करना है क्या? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। आइए समझिएगा, देखिएगा दोस्त, ध्यान से समझेंगे। पहला स्टेप करने जा रहे हैं। अगर हम COD देखिए, COD देखिए, COD रेखा लेते हैं, COD रेखा लेते हैं तो क्या एंगल COD बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताइएगा। अगर हम एक COD रेखा लेते हैं, COD, तो एंगल COD 180 डिग्री होगा। क्यों? रैखिक युग्म के कारण। क्यों होगा दोस्त? रैखिक युग्म के कारण होगा, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट देखिए। अगर हम एंगल COD को एंगल COA प्लस एंगल DOA लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान से देखिएगा। क्या एंगल COD को COA लिख सकते हैं और DOA लिख सकते हैं? यानी कि जो COA है यह 4 है। कितना है दोस्त? 4 है। और DOA क्या है? DOA क्या है? एंगल 1 है। क्या है दोस्त? एंगल 1 है। यह हमारा दूसरा पॉइंट है। अब आइए तीसरा पॉइंट समझिएगा दोस्त। तीसरा पॉइंट समझिएगा। तीसरा पॉइंट, अब देखिए, अब हम ले रहे हैं AOB रेखा। क्या ले रहे हैं दोस्त? AOB रेखा ले रहे हैं। तो क्या एंगल AOB बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? AOB बराबर 180 डिग्री क्यों लिख सकते हैं? रैखिक युग्म के कारण। क्यों लिख सकते हैं दोस्त? रैखिक युग्म के कारण। क्यों लिख सकते हैं? रैखिक युग्म के कारण। ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। अब आइए चौथा पॉइंट देखिएगा दोस्त। चौथा पॉइंट क्यों लिख सकते हैं? रैखिक युग्म के कारण। अब देखिए, एंगल AOB क्या एंगल AOD प्लस एंगल BOD लिख सकते हैं कि नहीं? AOD BOD यही दोनों मिलकर तो AOB का निर्माण करेंगे। यानी कि अगर हम एंगल AOD लिखेंगे 1 तो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, प्लस एंगल BOD तो एंगल क्या हो जाएगा? 2। यहां तक हम ये समझ रहे हैं दोस्त, कोई समस्या नहीं है अभी तक आपको। चलिए पांचवा पॉइंट देखिएगा। अब एंगल 1 + 2 AOB के बराबर है और AOB कितना है? 180 डिग्री। कितना है दोस्त? यानी कि एंगल AOB कितना है? 180 डिग्री। अब एंगल
यहाँ पर देखिएगा एंगल 3 और 4 और 1 कितना है, एंगल COD के बराबर, और COD कितना है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। अब समझेगा 180 डिग्री के बराबर 4 और 3 है, उसी प्रकार 180 डिग्री के बराबर 1 और 2 है, 1 और 2 है। तो क्या हम समीकरण सेकेंड, ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या हम, ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा और ये समीकरण पहला हो जाएगा, क्या हम समीकरण पहला एंड समीकरण दूसरा को तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? तुलना अगर हम करने जाएंगे तो 180 के बराबर 1 2 है और यहाँ पर 180 के बराबर 4 और 1 है। तो क्या हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान से देखिएगा। क्या हम एंगल 1 2 बराबर एंगल 4 और 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और 2 180 डिग्री के बराबर है और वहीं पर एंगल 4 और 1, यहाँ पर देखिए एंगल 4 और 1 किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। यानी कि दोनों जब एंगल 180 डिग्री के बराबर हैं तो दोनों एंगल को आपस में हम बराबर कर सकते हैं, वही हमने किया है। अब देखिएगा एंगल 1 कट जाएगा। क्यों? ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? एंगल 2 बराबर एंगल 4। ये आपका प्रूफ हो गया दोस्त। देखिए क्या प्रूफ करना था? एंगल 4 बराबर एंगल 2, एंगल 4 बराबर एंगल 2। देख सकते हैं दोस्त, इस प्रकार हमने आपको 6.1 प्रमेय पढ़ाया, समझाया, जिसमें आपने क्या देखा कि जो शीर्षाभिमुख कोण है आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है दोस्त? बराबर है। उसी प्रकार जब आपको 1 और 3 करना होगा, हालांकि आप एक कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं, एक ही सिर्फ करना है, दोनों करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर एग्जाम में आता है तो सिर्फ एक ही शो कर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कि शो, इसी प्रकार एंगल 1 और 3 भी बराबर हो जाएंगे। बस सिर्फ एक कोई करना है। अगर आप एंगल 1 और 3 को करना है तो आपको ये एंगल ये लेना पड़ेगा, एक लाइन AOB, उसके बाद ये लेना पड़ेगा और यहाँ से कर कर जैसे यहाँ पर किए हैं यहाँ पर भी वैसे कर कर आप एंगल 1 और एंगल 3 को आपस में बराबर दिखा सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्त। ये हमारा 6.1 प्रमेय है। चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर आगे जो भी अभिगृहित होंगे, जो भी प्रमेय होंगे, उनको धीरे धीरे समझेंगे, एक एक प्रश्नों को करेंगे। तो मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।